हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला चैप्टर विच इज़ अगेन इंटरेस्टिंग वन, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। बेसिकली होता ऐसा है कि यू इनपुट समथिंग इन द machine, in the process, then there is some processing done, and as an outcome of that processing you get some output. Now output can be in the form of finished goods, which we have already seen in process costing. Output can be in the form of wastage, ये हमने process costing में cover किया है. There can be one more type of output which is known as closing WIP. ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रोसेस कॉस्टिंग में, लेकिन यार इसके अलावा दो और आउटपुट हो सकते हैं. एक होता है बाय प्रोडक्ट और दूसरा होता है जॉइंट प्रोडक्ट. एक होता है बाय प्रोडक्ट, दूसरा होता है जॉइंट प्रोडक्ट. अब बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट दोनों में फ़र्क क्या है या दोनों का मतलब क्या है? सी, बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट दोनों का सिंपल मतलब ये होता है कि वी डोंट इंटेंड टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट्स, दे गेट मैन्युफैक्चर्ड इन द प्रोडक्शन. बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया नहीं जाता, हो जाते. दैट मीन्स विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल, विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ड्यू टू नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल वी गेट दिस. हाँ, ये अलग बात है कि प्रोड्यूस होने के बाद दे में नीड फर्दर प्रोसेसिंग, वो अलग बात है. बट एटलीस्ट प्रोड्यूस करने के लिए वी डोंट नीड देम. जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप जाते हो तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुगर केन इज द रॉ मटेरियल. शुगर केन क्रश करोगे तो मिलेगा आपको वो 20 रुपया फुल, 15 रुपया हाफ जूस. जूस को आगे प्रोसेस करोगे तो आपको एक प्रोसेस में मिलते हैं मोलासेस. मोलासेस इज अ बाई प्रोडक्ट, इट इज़ इन अ सेमी लिक्विड फॉर्म. क्यों बाई प्रोडक्ट? क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द मेन प्रोडक्ट. दोस्तों एक चीज़ समझ लो, बाई प्रोडक्ट विल नेवर बी एज इंपॉर्टेंट एज द मेन. आपका पूरा फोकस शुगर पे रहेगा, मोलासेस पे. फिर आगे जाके किसी प्रोसेस में आपको मिलता है जैगरी. जैगरी मतलब गुड़. गुड़ इज अ जॉइंट प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस. मार्केट में शुगर का भी इंपॉर्टेंस है, मार्केट में गुड़ का भी इंपॉर्टेंस है. किसी को शुगर चाहिए, किसी को गुड़ चाहिए, अपना अपना चॉइस है. सो व्हेन प्रोडक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट दे आर जॉइंट प्रोडक्ट्स. अगर मेन प्रोडक्ट से थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है तो दैट विल बी कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट. पर बेसिकली दोनों के लिए एक चीज़ क्लियर है कि कोई एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी प्रोसेस में बन जाते. दे मे नीड फर्दर प्रोसेसिंग एज आई टोल्ड यू, बट एटलीस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग देम वी डोंट नीड एक्स्ट्रा प्रोसेस. जैसे कोल मैन्युफैक्चरिंग में यू गेट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्राई आइस. तो पार्टीज़ में, फंक्शंस में वो नहीं स्टील के ग्लास में से सफ़ेद रंग का धुआं दिखता है, अंडरटेकर के एंट्री पे आता है वैसा. दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर एंड ड्राई आइस. ड्राई आइस इज़ अ फ्रोजन वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट लास्ट लॉन्ग. तो आइसक्रीम पार्लर, वो घंटी वाला मेवाड़ वाला आइसक्रीम में नहीं बोल रहा हूँ, ब्रांडेड आइसक्रीम पार्लर से अगर आपने सिग्निफिकेंट क्वांटिटी खरीदी तो वो उस पर पार्सल पे वैसे ड्राई आइस के केक्स लगा के रखते हैं या पीसेस लगा के रखते हैं, सो दैट इट. सो फिशरीज में, बॉटलिंग प्लांट्स में इसका बहुत यूज़ होता है. हाँ, बट देन वी डोंट इंटेंड टू प्रोड्यूस गैसेस, वी इंटेंड टू प्रोड्यूस कोल. गैसेस तो हो जाते हैं, वी नेवर इंटेंड टू प्रोड्यूस देम. समझ रहे हो? तो मेन प्रोडक्ट से थोड़ा कम इंपॉर्टेंस होगा तो बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जितना इंपॉर्टेंस होगा तो जॉइंट प्रोडक्ट. सिंपल. जैसे डेयरी इंडस्ट्री. डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है? मिल्क इज़ अ मेन प्रोडक्ट, चीज़ इज़ अ जॉइंट प्रोडक्ट, बटर इज़ अ जॉइंट प्रोडक्ट, बट बटर मिल्क विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज बाई प्रोडक्ट. अब तू हमको ये सब आके क्यों सिखा रहा है इधर? देखो, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब ये प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हम बनाएंगे एक प्रोसेस अकाउंट. हम बनाएंगे एक प्रोसेस अकाउंट. डेबिट साइड में सारे खर्चे आ जाएंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेके डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड सब आ जाएगा. क्रेडिट साइड पे आएगा सेल ऑफ स्क्रैप, जिसको तुम लोग कहते हो नॉर्मल लॉस. 90,000 इज द कॉस्ट ऑफ आउटपुट. बराबर ना? ये तो प्रोसेस कॉस्टिंग में देखा है हमने. अगर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना 1000 यूनिट्स ऑफ ए, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1000 करके 90 पर यूनिट कैन बी द कॉस्ट, विच वी हैव ऑलरेडी डन इन.
मज़ा तब आता है जब ए के साथ बी बनता है इन द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस। अब आपके पास जो कॉस्ट है दैट इज अ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स, सो इट इज कॉल्ड एज जॉइंट कॉस्ट। आपको जो कॉस्ट मिली वो कंबाइंड कॉस्ट है ए और बी की, विच इज कॉल्ड एज जॉइंट कॉस्ट। एंड ये सब कुछ आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ये सब आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो एंड ऑफ द प्रोसेस का मतलब होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एंड ऑफ द प्रोसेस का मतलब होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जहां पे आपके दो प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। अब हमने दोनों प्रोडक्ट को अलग कब किया? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो प्रोसेस का एंड इज द बिगिनिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर। एक प्रोसेस में एक ही खर्चा करके आपको दो अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिले। अब दोनों की कॉस्ट मुझे ढूंढनी है, क्योंकि ए कैन बी प्रोसेस फर्दर, विल हैव इट्स ओन सेलिंग प्राइस, बी विल बी प्रोसेस फर्दर टू हैव इट्स ओन सेलिंग प्राइस। मतलब इस पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आ सकती है। फिर हमको मिलेगी टोटल कॉस्ट, फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, और फिर डिसाइड होगी सेलिंग प्राइस। अगर ये हरकत मुझे करनी है तो मुझे एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट के एंड में, प्रोसेस के एंड में मुझे 90,000 को स्प्लिट करना पड़ेगा एज कॉस्ट ऑफ ए एंड कॉस्ट ऑफ बी। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर। सिंपल। आपको समझ में आया? बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल होती है। जैसे सपोज आपको कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिला था, तो बाय प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालो। सपोज बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है 5,000, तो बाय बाय प्रोडक्ट करके उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। बाय बाय प्रोडक्ट मतलब आई जस्ट वांट टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द अकाउंट, क्योंकि बाय प्रोडक्ट का कस्टमर और मेन प्रोडक्ट का कस्टमर कभी भी सेम नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, यू कैनॉट चार्ज कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट टू द कस्टमर ऑफ मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के कस्टमर को बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट कभी चार्ज नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, बाय प्रोडक्ट की अमाउंट हमने क्रेडिट में लिख दी, तो इट इज़ एज गुड एज 1,00,000 में से 5,000 माइनस हुआ, 95,000 कस्टमर से लेना है, उसमें से 10,000 स्क्रैप बेच के आ जाएगा। एंड नाउ सडनली योर जॉइंट कॉस्ट विल नॉट बी 90,000, इट विल बिकम 85,000। इसका मतलब अब मैं बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट मेन कस्टमर को चार्ज नहीं कर रहा, मैंने उसको पहले से हटा दिया। जैसे एबनॉर्मल लॉस आप क्रेडिट में लिखते हो, जैसे एबनॉर्मल लॉस आप क्रेडिट में लिखते हो, जैसे एबनॉर्मल लॉस आप क्रेडिट में लिखते हो टू रिमूव द इफेक्ट फ्रॉम द डेबिट साइड, वैसे बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट या एनआरवी आप क्रेडिट में लिखोगे टू रिमूव द इफेक्ट फ्रॉम द डेबिट साइड। इसके बाद जो बचेगा दैट विल बी प्योर शुद्ध कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। इसको हमको स्प्लिट करना होगा एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब एंड ऑफ प्रोसेस। एंड ऑफ प्रोसेस में हमको जॉइंट कॉस्ट मिलती है, जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट करने का काम इस चैप्टर में हमको करना है। अगर बाय प्रोडक्ट बीच में आता है तो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू आपको क्रेडिट साइड में लिख देनी है प्रोसेस के, तो ऑटोमेटिकली उतना इफेक्ट चला जाएगा। बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। समझ में आया? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अलग अलग मेथड्स पे। मैं सारे मेथड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके आजू बाजू में काफ़ी सारा डेटा ये लोग दे देंगे, लेकिन हमको हर एक क्वेश्चन में से इतनी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो आपके लिए सबसे पहली मेथड ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन होगी फिजिकल मेजर मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड और क्वांटिटी मेथड और आउटपुट मेथड।
ये सारे मेथड्स का कैलकुलेशन सेम है, नाम अलग अलग है पर काम सेम है, अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लेते। आपने 20,000 रुपया खर्च करके दो टाइप के प्रोडक्ट्स बना दिए। आपने 20,000 रुपया खर्चा करके दो टाइप के प्रोडक्ट बना दिए। ए बनाया आपने 400 kgs, बी बनाया आपने 1200 kgs। ए बनाया आपने 400 kgs, बी बनाया आपने 1200 kgs। मतलब प्रोसेस के एंड में आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिली, कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो आपको मिला, दैट वाज 20,000। और दो टाइप के आउटपुट मिले, ए मिला 400 किलो, बी मिला 1200 किलो। तो आपको सबसे पहले कॉस्ट पर केजी निकालनी। तो 20,000 यू स्पेंट फॉर प्रोड्यूसिंग 400 and 1,200. That means 20,000 you have incurred on 1,600 kgs of output. अब 20,000 आप इनकर करते हो 1,600 kgs पे, यानी कि 12.5 पर केजी आपके लिए हो जाता है कॉस्ट पर केजी। अब ए और बी दोनों की क्वांटिटी आपके पास पहले से अवेलेबल है। आपका पर केजी 12.5 है। आपका पर केजी 12.5 है, तो फिर अब 5,000 and 15,000 will be your cost allocated. बात समझ में आई? यह आपकी फिजिकल मेजर मेथड। कॉस्ट पर यूनिट निकालो और क्वांटिटी पे अप्लाई करो। क्वांटिटी टन्स में है तो कॉस्ट पर टन निकालो, क्वेश्चन में क्वांटिटी दी होगी, अप्लाई करो। अगर क्वांटिटी लीटर में है तो कॉस्ट पर लीटर निकाल के लीटर्स पे अप्लाई करो। एकदम सिंपल। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि आप क्वांटिटी के अलावा और कुछ कंसीडर कर ही नहीं रहे हो यार। दैट इज रॉन्ग, नो? इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटी, दैट मीन जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो ज़्यादा कॉस्ट बेयर करेगा। मार्केट में इंपॉर्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? तो लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि फिजिकल मेजर मेथड पे पूरा रिलाई नहीं कर सकते। दे स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट मेथड। मार्केट सर्वे मेथड। मार्केट सर्वे मेथड में होता क्या था, आपको पता चला है आपकी जॉइंट कॉस्ट 20,000 की है। 20,000 में आपने बना दिए दो प्रोडक्ट्स। ए बना दिया आपने 400 kgs, बी बना दिया आपने 1200 kg। बराबर है? 20,000 रुपया खर्च किया आपने, आपको दो प्रोडक्ट्स मिले ए एंड बी। ए की क्वांटिटी 400 किलो, बी की क्वांटिटी 1200 किलो। फिर आप सर्वे करोगे और आप फाइंड आउट करोगे इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। मार्केट सर्वे आपको इंपॉर्टेंस देगा दोनों प्रोडक्ट का। सपोज मार्केट सर्वे ये कहता है कि ए में 3 गुना बिकने की कैपेसिटी एज कंपेयर टू बी। मतलब बाय द टाइम आई सेल 1 यूनिट ऑफ बी, आई कैन सेल 3 यूनिट्स ऑफ ए। तो मार्केट में क्वांटिटी भले ही ए की कम जा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंस ए का ज़्यादा है। तो वेट्स असाइन कर दिए जाते हैं। आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वगैरह किया होगा, वेट्स असाइन करना। और हमको अब एक वेटेड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ए और बी की क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मल्टीप्लाइड बाय जो वेट्स हमको दिए। ए का इंपॉर्टेंस 3 गुना, बी का इंपॉर्टेंस कंपेयर करने के बाद। अब अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, एक का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है लेकिन दूसरे की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसका मतलब आइडियली द रेशियो शुड बी 1:1। तो मेरे लिए 20,000 को ब्रेक करने का रेशियो इज़ 1:1 फॉर ए एंड बी। तो ए विल गेट 10,000, बी विल गेट 10,000। ये हुई आपकी मार्केट सर्वे मेथड। कैसे करते हैं? यू कंडक्ट मार्केट सर्वे। यू कंडक्ट मार्केट सर्वे
you find out the importance of the products at split off point. क्वांटिटी भले ही बी की ज़्यादा होगी लेकिन इंपॉर्टेंस ए का ज़्यादा है, तो आई नीड टू कंसिडर बोथ एंड आई रियलाइज दैट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंस की वजह से इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्वांटिटी की वजह से इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है, तो 1:1 इज द रेशियो। समझा? लेकिन जैसे आउटपुट मेथड का एक ड्रॉबैक था वैसे इस मेथड का भी एक ड्रॉबैक है। आउटपुट मेथड का ड्रॉबैक क्या था? हमने क्वांटिटी छोड़ के और कुछ कंसीडर किया ही नहीं। हमने क्वांटिटी छोड़ के और कुछ कंसीडर किया ही नहीं। गलत बात। क्वांटिटी छोड़ के आप कुछ भी कंसीडर नहीं करते हो, तो उसको सुधारा कैसे? सर्वे कंडक्ट करके हमने ये ढूंढ लिया कि दोनों प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन सर्वेज आर डिसेप्टिव, क्योंकि सर्वेज विल इन्वॉल्व ह्यूमन, और ह्यूमन को पूछोगे, लोगों को पूछ के सर्वे कर करके अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो समझ के चलना कि आपको कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। आपको कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा एक्यूरेट आंसर? आपको एक्यूरेट आंसर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप सर्वे पे बेस्ड हो। ह्यूमन बिहेवियर इज सब्जेक्ट टू चेंज। लोगों का ओपिनियन कभी भी बदल सकता है बॉस, यू कांट रिलाई। आज आपको एक चीज़ पसंद है, ज़रूरी नहीं कि 2 दिन बाद भी पसंद आए। तो इन दैट केस हमें कुछ ऐसा लॉजिकल बेस लेना पड़ेगा, जिस पे हम लोग रिलाई कर सके। और उस लॉजिकल बेस के लिए हमें तीसरी मेथड सीखनी पड़ेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड और पॉइंट ऑफ सेपरेशन मेथड। क्या नाम है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और पॉइंट ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब क्या है? देखो एकदम सिंपल है। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मुझे 20,000 रुपया खर्चा आया। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मुझे 20,000 रुपया खर्चा आया। 20,000 रुपया खर्चा आने के बाद मैंने देखा, मैंने 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बना लिए। ए बना लिया 400 किलो, बी बना लिया 1200 किलो। अब मैं आउटपुट की टोटल नहीं ले सकता, सिर्फ आउटपुट बेस नहीं बन सकता। और मुझे मार्केट सर्वे पे रिलाई नहीं करना है। लोगों का क्या भरोसा, आज पूजा कल कोई दूजा, आज हाँ बोल देंगे कल ना बोल देंगे। आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, हाँ, कल पूछोगे ना, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज नॉट अ रियल बेस। रियल बेस ये होता है कि आपका प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचने के बाद कितना पैसा निकाल के देगा मुझको। अगर कस्टमर अपना हार्ड एंड मनी डालने को तैयार है, इसका मतलब योर प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। देखो, आप मुझे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे तो मैं कुछ भी हाँ बोल सकता हूँ। मुझे ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ अच्छा है, ये भी बोल सकता हूँ कि बुरा है। लेकिन बॉस, बुरा है बोल के पैसे डाल के खरीदने वाला नहीं हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो द मोस्ट लॉजिकल बेस फॉर जॉइंट कॉस्ट allocation, the most logical base for understanding the importance of these two products is selling price at split off point. हम लोग एक काम करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट्स अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दूं, अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स में स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दूं तो मुझे कितना मिलेगा। तो बॉस 400 किलो 1200 किलो मैंने अगर बेच दिया, 400 किलो और 1200 किलो अगर मैंने बेच दिया, तो 400 किलो भले ही कम है लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस 3 रुपया है, तो वो मुझे ज़्यादा पैसा निकाल। 1200 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो यार क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो बी बढ़िया है, सेलिंग प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो ए बढ़िया है। लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो दोनों मुझे इक्वल अमाउंट निकाल के दे रहे हैं मार्केट में से। मतलब ये मार्केट में देखा जाए तो दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है। तो मेरे लिए सबसे लॉजिकल मेथड तो यही होगी, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है तो 10,000 ए का 10,000 बी का। डोंट यू थिंक दिस इज द मोस्ट लॉजिकल बेसिस? आपके प्रोडक्ट को खराब बोल के भी अगर कस्टमर पैसा दे रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अल्टीमेटली
पैसा हार्ड एंड मनी अपना कब डालेगा कस्टमर, जब उसको सच में ये लगता है कि आपका प्रोडक्ट बेटर है। तो मुंह से कुछ भी बोले, अगर पैसा डाल रहा है इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बढ़िया है। अगर पैसा डाल रहा है तो आपका प्रोडक्ट बढ़िया है। तो किसी और वेक चीज को बेस बनाने से अच्छा यू बेटर डिसाइड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स at split off point on the basis of the value, on the basis of the value that they will generate at split off point. तो मुझे पता चला कि ठीक है यार, 3 रुपया ए की सेलिंग प्राइस है, ज्यादा है, लेकिन बी की क्वांटिटी भी ज्यादा है। तो ओवरऑल देखोगे तो दोनों मुझे 1200 रुपया निकल के दे रहे हैं मार्केट में से, मतलब मेरे लिए तो दोनों सेम। तो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सिचुएशन में, if you do not have method specified in the question, sales value at split off point or sales value at point of separation, POS मतलब point of separation, SOP मतलब split off point, मतलब सबसे authentic method, सबसे accurate method यही है। तो in the absence of information, when nothing is specified, ये एक्यूरेट या फिर ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल मेथड है जो आपको फॉलो करनी है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आर यू गाइज क्लियर विथ इट? लवली। नाउ तो हमने इतना तो समझ लिया कि अगर कुछ भी नहीं बोला गया क्वेश्चन में तो वी विल ऑलवेज गो फॉर सेल्स वैल्यू एट ऑफ पॉइंट, क्योंकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे दोनों प्रोडक्ट अलग होते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे उसकी सेलेबिलिटी क्या है, that decides the importance of the product. लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर सेलेबिलिटी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं है तो क्या करेंगे? फिर हमको कुछ ना कुछ करके उसकी वैल्यू एज ऑन टुडे ढूंढनी पड़ेगी, और फिर उसके लिए मेथड आती है NRV मेथड। NRV मेथड का मतलब नेट realizable value method, which is also known as net relative value method, which is also known as notional value method। एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से उतार दीजिए बच्चों, अगर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉलो नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ करके एज ऑन टुडे वैल्यू ढूंढ लो। इसका मतलब, चलो मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे जेब में कितना पैसा है मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप अगर मुझे 10,000 दोगे तो मेरे पास 1,00,000 रुपया हो जाएगा। आप मुझे 10,000 दोगे, मेरे पास 1,00,000 रुपया हो जाएगा, मतलब आई एम हैविंग 90,000 विथ मी। तो मेरे पास 90,000 है, ये बताने का एक अलग तरीका है कि आप मुझे 90,000 दोगे तो एक 10,000 दोगे तो 1,00,000 होगा। बस वही करना है। आज वैल्यू कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन दे विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन। जैसे एक जॉइन कॉस्ट होगी 20,000 की, 20,000 की कॉस्ट इनकर करने के बाद दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिले मुझे। ए मिला 400 किलो, मुझे बी मिला 1200 किलो। ए मिला 400 किलो, बी मिला 1200 किलो। अब इनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच नहीं सकता, आई विल हैव टू प्रोसेस देम फर्दर, सो देयर इज अ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1 रुपी पर केजी, 2 रुपीज पर केजी। तो 1 रुपया और 2 रुपया खर्चा करने के बाद मैं इनको सेलेबल कर सकता हूं और मैं इनको फाइनली बेच सकता हूं 10 रुपया, 20 रुपया और 15 रुपये। और अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे 10% एंड 20% प्रॉफिट मिलेगा। ये मेरा इलस्ट्रेशन है। आपको इलस्ट्रेशन समझा? 20,000 का खर्चा मैं करके दो टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, 400 किलो ए, 1200 किलो बी। तो मुझे 20,000 को स्प्लिट करना है। मेरी सबसे लॉजिकल मेथड है सेलेबिलिटी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बट वो है नहीं। इनको कुछ ना कुछ करके
1 रुपया और 2 रुपया खर्च करके मुझे आगे प्रोसेस करना ही होगा, तब जाके वो सेलेबल बनेंगे और इतने में बिकेंगे और इतना प्रॉफिट दे देंगे। तो बेसिकली आपको अब रिवर्स में आना है। कैसे? एकदम सिंपल बाबू। हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी बनाना पड़ेगा। हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी बनाना पड़ेगा। कुछ भी करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आज के तारीख में वैल्यू कितनी हो सकती है। हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि आज के तारीख में वैल्यू कितनी हो सकती है। तो बाबू, आपके दोनों प्रोडक्ट की फाइनल सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज एंड 15 रुपीज। आपकी सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज एंड 15 रुपीज, जिसमें 10% यानी कि 2 और 20% यानी कि 3, इतना प्रॉफिट इन्वॉल्व है। ए की सेलिंग प्राइस 20 रुपया, बी की सेलिंग प्राइस 15 रुपया। ए में प्रॉफिट इन्वॉल्व है 10%, बी में प्रॉफिट इन्वॉल्व है 20%। अब अगर 20%, 30% ऑन सेल्स वगैरह नहीं बोला तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी ऑन सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट इज एन आउटकम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। तो अगर कुछ भी नहीं बोला तो प्रॉफिट परसेंटेज विल ऑलवेज बी टेकन ऑन सेल, ये याद रखिए। अगर कॉस्ट पे बोला तो कॉस्ट पे ले लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो इट विल ऑलवेज बी ऑन सेल्स, ये बात कभी भूलना मत। तो 2 रुपए का प्रॉफिट और 3 रुपए का प्रॉफिट अगर है तो 18 रुपीज एंड 12 रुपीज इज द फाइनल कॉस्ट पर केजी। अब फाइनल कॉस्ट तब होगी जब मैं 1 रुपया और 2 रुपया खर्च करूंगा। अब 1 रुपया खर्च करने के बाद कॉस्ट अगर 18 रुपये होती है तो आज के तारीख में कॉस्ट 17 है, और 2 रुपया खर्च करने के बाद अगर कॉस्ट 12 होने वाली है तो आज के तारीख में कॉस्ट 10 रुपये। तो ये मेरी असली कॉस्ट नहीं है, ये मेरी अज्यूम कॉस्ट है। इसलिए मेथड का एक और नाम क्या है देखो, नोशनल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू। आज वैल्यू है ही नहीं, होती तो मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देता। आज वैल्यू है नहीं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आज वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अरे बाबू, इट्स लाइक मंडे को मैंने प्रोडक्ट बनाया, ट्यूसडे को मैं 2 रुपया खर्च करता हूँ, तो वेनेसडे को इसको मैं 25 रुपये में बेच सकता हूँ 20% प्रॉफिट के साथ। अब 25 रुपये में 20% प्रॉफिट यानी कि 5 रुपया प्रॉफिट, तो वेनेसडे को कॉस्ट होगी 20, क्योंकि ट्यूसडे को खर्चा करूंगा 2 रुपया। 2 रुपया खर्चा करने के बाद 20 रुपया कॉस्ट होती है, मतलब आई एम अज्यूमिंग कॉस्ट एज ऑन टुडे एज 18। आई एम जस्ट सिंपली फॉलोइंग द रिवर्स डायरेक्शन, नथिंग स्पेशल। तो भाई साहब और बहन जी, आपकी सेलिंग प्राइस 20 और 15 होगी, प्रॉफिट इतना इन्वॉल्व होगा, मतलब कॉस्ट इतनी होगी, लेकिन 1 रुपया खर्च करने के बाद 18 होने वाली है, मतलब आज के तारीख में 17। 2 रुपया खर्च करने के बाद 12 होने वाली है तो आज के तारीख में 10। दिस इज माई फाइनल एनआरवी। लेकिन आपको पता है मैं पर यूनिट पे रिलाई नहीं कर सकता, वी नीड टू गो फॉर टोटल। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 400 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1200 से, भले ही ये 17 है बट भाई सिर्फ 400 यूनिट से। तो 6800 वैल्यू है, 12,000 वैल्यू है, तो सेवेंटीन इज टू 30 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 20,000 की जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी के रेशो में स्प्लिट कर, ए एंड बी। तो 20,000 7 2 3 4 12 7, समझ में आई बात?
क्या क्या पता चला? देयर इज़ नो वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। लोग रिवर्स में आके एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट विच इज़ नोन एज एनआरवी। और मैं पर केजी को कभी भी बेस नहीं बना सकता, क्योंकि पर केजी का बेस बहुत डिसेप्टिव होता है। पर केजी का बेस बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट ए को अलॉट हो जाएगी, क्योंकि एक उसका पर केजी ज़्यादा है। लेकिन बाबू अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो टोटल कलेक्शन के बारे में अगर सोचोगे तो रेशो कुछ और ही आ रहा है, वो रेशो हमने यूज़ कर। तो दिस इज़ योर एनआरवी मेथड, दिस इज़ योर एनआरवी मेथड। आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। एनआरवी मेथड का स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये विथ प्रॉफिट है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि प्रॉफिट वो लोग मेंशन, अब अगर प्रॉफिट ही मेंशन नहीं किया तो पूरा कैलकुलेशन सारे रेशोज बदल जाए। तो फिर क्या होगा बाबू, ध्यान से सुनना। अगर आपको प्रॉफिट अलग से नहीं दिया, इसका मतलब प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है। तो जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वही मेरे फाइनल कॉस्ट हो जाए। क्योंकि प्रॉफिट अगर होता तो दिया होता, नहीं दिया मतलब नहीं है। प्रॉफिट अगर होता तो दिया होता, नहीं दिया तो नहीं है। प्रॉफिट है, हाँ तो ले लो, प्रॉफिट नहीं है मत ले लो। तो 20 रुपये और 15 रुपये जो सेलिंग प्राइस होने वाली थी वही कॉस्ट होगी, लेकिन ये भी तब होगा जब आप 1 रुपया और 2 रुपया खर्च करोगे। 1 रुपया और 2 रुपया आप खर्च करोगे किस पे? 1 रुपया 2 रुपया खर्च करोगे फर्दर प्रोसेसिंग पे। अब 1 रुपया खर्चा करने के बाद 20 होने वाली है, मतलब आज 19 रुपये। 2 रुपया खर्चा करने के बाद 15 रुपया होगी तो आज 13 रुपया है। दिस इज माई एनआरवी पर के जी, दिस इज माई एनआरवी पर के जी, हाँ या ना? लेकिन आपको पता है कि मैं पर के जी पे रिलाई नहीं करता। तो 400, 1200, 400 एंड 1200 लेना पड़ेगा। तो So 76 is to 156 is the ratio of n. 76, 156. So 6552. तो यहाँ पे नेचुरली आएगा 13440। 20 रुपया 15 रुपया सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है, तो 20 रुपया 15 रुपया फाइनल कॉस्ट। 1 रुपया 2 रुपया खर्चा करने के बाद 20-15 होगा, मतलब एज ऑन टुडे 19 एंड 13 है। 400 और 1200, 400 और 1200, 400 और 1200 आपका क्वांटिटी स्ट्रक्चर है। तो ये रेशो आया, ये रेशो में हमने फिट कर दिया। तो प्रॉफिट के साथ भी प्रॉफिट के बाद भी एनआरवी मेथड में फ़र्क नहीं पड़ता, सिमिलर कैलकुलेशन। बेसिकली आज वैल्यू कितनी है मैं जानना चाहता हूँ। आज एक्चुअल वैल्यू होती तो मैं सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड फॉलो करता, वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं रिवर्स में आ रहा हूँ, फाइनल सेल्स वैल्यू में से सब कुछ माइनस करके आई एम फाइंडिंग आउट वैल्यू एज ऑन टुडे। समझ में आ रहा है? एनआरवी मेथड के साथ साथ एक और मेथड होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स मेथड। Reverse method is a reverse calculation of cost sheet. Reverse method is a reverse calculation of cost sheet. जैसे आप सेल्स लोगे दोनों प्रोडक्ट का, उसमें से माइनस करोगे प्रॉफिट, आपको मिलेगी टोटल कॉस्ट। और आपको याद होगा योर टोटल कॉस्ट, your total cost is nothing but total of production cost, admin cost, selling cost. Your total cost is a total of production cost, admin cost, selling cost. तो हमको क्या करना पड़ेगा,
टोटल कॉस्ट में से वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। टोटल कॉस्ट में से अगर मैं एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स माइनस कर देता हूं, टोटल कॉस्ट में से अगर मैं एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास बचेगी प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये वो प्रोसेसिंग कॉस्ट है जो दोनों प्रोडक्ट अलग होने के बाद तुरंत इनकर की जाती है। तो यहाँ पे एट दिस स्टेज मुझे सीधा प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी, विच इज माय जॉइंट। ये आपकी रिवर्स मेथड है। ध्यान से सुनना, मैं सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूं, और एक बार अच्छे से समझ लो। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट उल्टा करो, सेल्स में से प्रॉफिट निकाल दो, आपके पास बचेगी टोटल कॉस्ट। योर टोटल कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में से एडमिन एंड सेलिंग हटा दिया तो मेरे पास बची प्रोडक्शन कॉस्ट। अब दोनों प्रोडक्ट अलग होने के बाद उन पे और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए खर्चा आता है, दैट इज ऑल्सो योर एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्ट। वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, मुझे सीधा जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करके मिल गई। तो कौन सी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स यहां पे नजर नहीं आ रहे हमको? ध्यान से सुनना बच्चों, आंख खोल के सुनो अच्छी तरह से। कौन सी कॉस्ट मुझे नजर नहीं आ रही है? रॉ मटेरियल कंज्यूम नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वेजेस नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी नजर नहीं आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी नजर नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? ये तो प्रोसेस में होगा। तो आप जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकालोगे एज अ कॉस्ट ऑफ आउटपुट और एज अ जॉइंट कॉस्ट, उसमें मटेरियल होगा, लेबर होगा, एक्सपेंसेस होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। आपको जॉइंट कॉस्ट आपने स्प्लिट कर दी यहाँ पे, तो इसका मतलब वो खर्चा भी स्प्लिट हुआ। ये चार कॉस्ट इनकर करके आपको जॉइंट कॉस्ट मिली। जॉइंट कॉस्ट में आपको ए मिला, बी मिला, फिर आपने फर्दर प्रोसेसिंग पे खर्चा किया, फिर आपने एडमिन सेलिंग पे खर्चा किया, फिर आपको टोटल कॉस्ट मिली, फिर प्रॉफिट ऐड किया, फिर सेल्स निकाला। बस, तो मैंने उल्टा कर रहा हूं, सेल्स में से प्रॉफिट निकाल दिया, मेरे पास बची टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बचने के बाद मैंने एडमिन सेलिंग माइनस कर दिया, मेरे पास बची प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में से मैंने ये माइनस कर दिया, अलग अलग है, तो मुझे उसके बाद जो मिलेगी वो इसी का ब्रेकअप देगी ना। दैट इज योर रिवर्स मेथड। पर सर ये तो एनआरवी जैसा ही दिख रहा है, हमको कैसे समझेगा? एनआरवी मेथड में और रिवर्स मेथड में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि एनआरवी मेथड आप बगैर प्रॉफिट के भी सॉल्व कर सकते हो, एडमिन सेलिंग तो लेते ही नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट और एडमिन सेलिंग दोनों दिया है तो आप रिवर्स मेथड फॉलो करो। अगर आपके पास एडमिन सेलिंग या प्रॉफिट नहीं है तो भी रिवर्स ही फॉलो करो, लेकिन नाम होगा उसका एनआरवी। आर यू गाइज रियलाइजिंग दिस? आपको ये बात समझ में आ रही है? एक शॉर्ट में समझा रहा हूं, ध्यान देना। विच मेथड टू बी फॉलोड? फॉलो द इंस्ट्रक्शन। मतलब क्वेश्चन में बोला एसओपी तो एसओपी, क्वेश्चन में बोला एनआरवी तो एनआरवी, क्वेश्चन में बोला रिवर्स तो रिवर्स। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, nothing is specified, then boss, it has to be sales value at split off point. At split off point आपने दो प्रोडक्ट अलग किए, at split off point आपको जॉइंट कॉस्ट मिली है, तो at split off point the most logical base is sales value. If cannot be sold at SOP, then I will go for reverse method. If profit and selling admin overheads are not available, then guys will have to go for reverse.
NRV मेथड। को बात समझ में आई? द मोस्ट लॉजिकल मेथड इज sales value at split off point. In the absence of information, this should be followed. What if the product doesn't have sellability at split off point? You can go for reverse method. अच्छा, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, सेलिंग एंड एडमिन नहीं है, तो भी रिवर्स में ही जाओ, बट इट विल बी कॉल्ड एज NRV, जिसका रेशियो मिलेगा जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट कर। ये भी याद रखना। फॉर मेथड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, इफ नथिंग इज मेंशन देन SOP, SOP नहीं तो रिवर्स। लेकिन अगर प्रॉफिट और सेलिंग एंड एडमिन नहीं है तो रिवर्स ही फॉलो करो, लेकिन नाम होगा NRV, वही करना है। बात समझ में आई? लवली। नाउ apart from these logical methods, there are few more methods which we need to understand. क्या है, क्वेश्चन तो लॉजिक देख के नहीं आता, क्वेश्चन तो किसी भी मेथड पे आ सकता। तो कुछ और मेथड्स है, वो भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से मेरे ख्याल से रिवर्स मेथड अपना 5वां था, करेक्ट। तो माय 6th मेथड टू बी डिस्कस्ड इज constant gross margin percentage NRV मेथड। इसको आसान भाषा में अगर समझाना है तो इट इज ऑल्सो नोन एज GP मेथड। तो आसान भाषा में अगर समझाना है तो इट इज कॉल्ड एज GP मेथड। सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर लेते। योर जॉइंट कॉस्ट इज 20,000, क्वांटिटी में यू हैव प्रोड्यूस्ड 400 kgs ऑफ A एंड 1200 kgs ऑफ B। ये आपने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया है। अब इसको आगे प्रोसेस करने के लिए थोड़ा खर्चा आएगा, से 2000 एंड 1000। इसको आगे प्रोसेस करने के लिए खर्चा आएगा 2000 एंड 1000, और तब जाके आप इसे बेच सकते हो 20 रुपीज़ और 15 रुपीज़ पर kg। ठीक है, ये सिनारियो है। क्या क्या बोला मैंने? आपकी जॉइंट कॉस्ट है 20,000, सो 20,000 यू इनकर टू प्रोड्यूस देम। 20,000 you incurred to produce them. You produced 400 kgs of A and 1200 kgs of B. Further processing cost 2,000 रुपया और 1,000 रुपया खर्चा करने के बाद, 2,000 and 1,000 खर्च करने के बाद they become sellable and you can get 20 and 15 from the market. ग्रॉस प्रॉफिट मेथड का एक इलॉजिकल पार्ट ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी सेम अज्यूम करते हैं ये लोग ए और बी की। ध्यान से सुनना मेरी बात। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर डीलिंग इन? 2। इज द सेलिंग प्राइस सेम? नो। इज द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सेम? नो। इज द क्वांटिटी सेम फॉर बोथ? नो। स्टिल इट इज अज्यूम दैट देयर प्रॉफिटेबिलिटी इज सेम। तो कंपनी ये सोचती है कि कंपनी जिस रेट पे प्रॉफिट कमाती है उसी रेट पे दोनों प्रोडक्ट्स प्रॉफिट कमाते। सो एज अ फर्स्ट स्टेप वी विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब टोटल ग्रॉस प्रॉफिट अगर लेना है तो मुझे फाइनल सेल्स वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा।
मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है ए एंड बी, मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है ए एंड बी, ए के 400 यूनिट्स, बी के 1200 यूनिट्स में बेच रहा हूँ। ए के बेच रहा हूँ 400 यूनिट, बी के 1200 यूनिट्स। बॉस, एक जा रहा है 20 रुपये में, दूसरा जा रहा है 15 रुपये में। एक जा रहा है 20 रुपये में, दूसरा जा रहा है 15 रुपये में। तो इसको बेच के 8000 मिल रहा है, इसको बेच के 18000 मिल रहा है। तो 26,000 इज योर सेल्स, लेकिन आपको 20,000 रुपया लगा है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और टोटल 3,000 आपको लगेगा उन प्रोडक्ट्स को आगे प्रोसेस करने। सो बेसिकली 26,000 सेल्स होगा, 20 एंड 15 सेलिंग प्राइस होने की वजह से। 26,000 कमाने के लिए आपको 20,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, 3,000 खर्चा करना पड़ता है टू प्रोसेस द प्रोडक्ट। दैट मीन्स 3,000 is your gross profit earned by the company. कंपनी का सेल्स 26,000, जॉइंट कॉस्ट 20,000, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 3,000। तो 26,000 के सामने 23,000 का खर्चा, 3,000 का प्रॉफिट। हमको तुरंत ये ढूंढना पड़ेगा कि परसेंटेज कितना है। तो 3,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, 26,000 का सेल्स, that means 11.54% approximately, 11.54% अप्रॉक्सीमेटली कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। बस इसी प्रॉफिट को बेस बना के हमको जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है। अपने पास ए होगा, अपने पास बी होगा, अपने पास ए होगा, अपने पास बी होगा। ए को बेच के आप कमा रहे हो 8,000, बी को बेच के आप कमा रहे हो 18,000। इसमें से मैं माइनस करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट विच इज एट द रेट ऑफ 11.54%। तो 8,000 में प्रॉफिट हो जाएगा 923, और 18,000 में प्रॉफिट हो जाएगा 2077। कंपनी इस रेट पे प्रॉफिट कमाती है तो एजम्पशन इज प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम। तो 7077 and 15,923 ये होगी फाइनल कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। लेकिन फाइनल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट तब मिलती है जब आप फर्दर प्रोसेसिंग पे खर्चा करते हो। जो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज़ 2,000 और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज़ 1,000। 2,000 खर्च करने के बाद 7077, सो 5077 होगी ए की कॉस्ट एंड 14,923 होगी बी की कॉस्ट। अगर इन दोनों की टोटल आप लेते हो तो आपको 20,000 मिलता है विच इज़ योर जॉइंट कॉस्ट एंड अलोकेटेड।
आपको समझ में आया? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। पहले ये ले लो, फिर उसके बाद ये दो ले लो, और फिर लास्ट वन। तो अभी मैं आपको देता हूं जीपी मेथड के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कैसे निकालोगे वो भी लिखवा देता हूं। फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है? देन यू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ टोटल जीपी। कैलकुलेट टोटल जीपी, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट माइनस एफपीसी। कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा तो परसेंटेज निकाल लेना। एंड देन द लास्ट पार्ट इज यू आर सपोज टू गो फॉर स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट allocation A B। फाइनल सेल्स वैल्यू ले लो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो इस परसेंटेज पे। ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई कर, परसेंटेज अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उसे माइनस कर दो, आपको मिलेगी कॉस्ट। और फाइनल कॉस्ट मिलने के बाद आप वो एफपीसी माइनस कर दीजिए, आपको डायरेक्टली मिल जाएगी जॉइंट कॉस्ट in an allocated format। ये हुए आपके स्टेप्स ऑफ जीपी मेथड। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। आया समझ में? चलो, अब ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के बाद हम लोग एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं। मेथड नंबर 7, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्या नाम है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। चलो समझाता हूं। लेट अस राइट डाउन इलस्ट्रेशन। 20,000 के मेरी जॉइंट कॉस्ट है। 20,000 की जॉइंट कॉस्ट खर्च करने के बाद मैंने दो प्रोडक्ट्स बना दिए, ए एंड बी। ए 400 kgs, बी 1200 kgs। ए 400 kgs, बी 1200 kgs बराबर। ए 20 रुपए में बिकता है, बी 30 रुपए में बिकता है। उल्टा कर लेते, ए 30 रुपए में बिकता है, बी 20 रुपए में बिकता है। ओके, अब ध्यान से सुनिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में आपको थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्टिंग का फंडा यूज कर। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने एक टर्म सीखी होगी, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब आप ये कहते हो कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉफिट बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज येट टू बी कंसिडर्ड।
तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है. इसका मतलब कैन आई से कंट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स फर्स्ट टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड देन टूवर्ड्स प्रॉफिट. तो अगर मुझे यहाँ पे 20,000 का कंट्रीब्यूशन मिलता है तो मुझे खुश होने वाली कोई बात नहीं है. मेरा प्रॉफिट नहीं है वो. 20,000 के कंट्रीब्यूशन में से पहले फिक्स कॉस्ट निकाल दो, उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट. आपको समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यूज करनी है तो सबसे पहले मुझे टोटल कॉस्ट को स्प्लिट करना पड़ेगा एज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. सबसे पहले मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा एज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. सपोज मेरी 40% कॉस्ट वेरिएबल है, मेरी 40% कॉस्ट वेरिएबल है एंड 60% कॉस्ट फिक्स्ड है. ये परसेंटेज हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. आपको सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट करना है. वेरिएबल हो जाएगी 8,000, फिक्स्ड हो जाएगी 12,000. बराबर. अब ध्यान से सुनिए, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है दैट शुड बी अलोकेटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन. और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट मिलनी ज़रूरी है. तो सबसे पहला कैलकुलेशन आपका इस मेथड का वेरिएबल कॉस्ट पर केजी. तो 8,000 रुपया आपकी वेरिएबल कॉस्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग 1600 kg. तो 5 रुपीज़ इज योर वेरिएबल पोर्शन. 1600 किलो प्रोड्यूस करने के लिए आपको 8,000 खर्चा आया. मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर केजी इज 5. अब सिंस वेरिएबल कॉस्ट इज अवेलेबल विथ अस, आई विल फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट. I will find out contribution of each product. कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले मैं लूँगा सेलिंग प्राइस विच इज़ 30 एंड 20. इसमें से माइनस करूँगा वेरिएबल कॉस्ट पर केजी जो अभी थोड़ी देर पहले हमको मिली थी. 30 रुपया 20 रुपया सेलिंग प्राइस है, 5 रुपया पर केजी वेरिएबल कॉस्ट है. तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर केजी मिला 25 एंड 15. बट आप तो जानते हो मैं पर किलो पे भरोसा नहीं कर सकता. आज आपको ये पता है कि मैं पर किलो पे भरोसा क्यों नहीं करता. कैल्सी की कीमत 100 रुपया, पेन की कीमत 10,000. कैल्सी की कीमत 100 रुपया, पेन की कीमत 10,000. तो 100:10,000, 1:100 रेशो है. लेकिन अगर मैंने 100 यूनिट्स कैल्सी के खरीद लिए तो 100:100 10,000 कैल्सी पे खर्च होगा, 10,000 पेन पे खर्च होगा. तो टोटल की बात करूं तो 110,000 काम नहीं आ रहा है. क्वांटिटी भी कंसीडर करनी पड़ती है. तो मुझे 400 एंड 1200 लेना पड़ेगा. तो मुझे मिलता है कंट्रीब्यूशन 10,000 और 18,000 का. सेलिंग प्राइस 30 और 20, वेरिएबल कॉस्ट 5, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे मिला 25 एंड 15. 400 किलो इंटू 25 10,000, 1200 किलो इंटू 15 18,000. तो मेरे लिए कंट्रीब्यूशन का रेशो हो जाएगा 5:9. मेरी फिक्स कॉस्ट 12,000 थी. मेरी फिक्स कॉस्ट 12,000 थी और मैंने कहा था कंट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड देन टुवर्ड्स प्रॉफिट. तो कंट्रीब्यूशन का रेशो 5:9 will be used to allocate fixed cost of 12,000. So this will be 4286. So
This will be 7714. ये हुई फिक्स कॉस्ट. दैट इज माई स्टेप 3. स्टेप 4 में अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट allocation. Statement of joint cost allocation. Is this part clear? ध्यान से देखना A और B. सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूँ वेरिएबल कॉस्ट. आपको पहले से पता है कि वेरिएबल कॉस्ट इज 5 पर केजी. 400 किलो A इंटू 5, 1200 किलो B इंटू 5. 400 किलो A इंटू 5, 1200 किलो B इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 6000. प्लस आई हैव फिक्स कॉस्ट ब्रेकअप. 4286 A की फिक्स कॉस्ट, 7714 B की फिक्स कॉस्ट. If I take the total 6286 and 13714, and that's the allocation of. टोटल चेक कर लीजिए, 20,000 ही आएगी. आई बात समझ में? था ये पार्ट. तो बाबू इसके भी स्टेप्स लिखवा देता हूं. स्टेप नंबर 1, स्प्लिट total joint cost as variable and fixed. Second, calculate total contribution for each type of product. मतलब selling price minus variable cost will directly give you contribution, or I would say sales minus variable cost will directly give you contribution, or selling price minus variable cost per unit will give you contribution per unit multiplied by quantity manufactured will give you contribution. आपको जैसा डेटा दिया है उसके हिसाब से जाओ. अगर आपके पास ऑलरेडी टोटल है वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली माइनस कर दो. हर एक प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिलेगा. नहीं तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करो, आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड विल गिव यू कंट्रीब्यूशन स्ट्रेट अवे. Allocate fixed cost in the ratio of total contribution. Allocate fixed cost in the ratio of total contribution and prepare joint cost allocation table by adding variable cost and fixed cost. गाइज ये स्टेप्स लिख लो पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के लिए. राइट डाउन दीज स्टेप्स फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड.
देखा? ये इलस्ट्रेशन भी ले लो, चाहिए तो काम आएगा। पहले ये कॉपी कर लो, इलस्ट्रेशन। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, उसके बाद फिक्स कॉस्ट अलोकेशन और जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन, ये ले लो। इससे क्या मिलता है आपको? जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन, ये स्टेप्स है। तो these are various different types of steps which you are supposed to know if you want to score in joint product byproduct chapter. अब इस चैप्टर में क्या क्या मांगा जाता है? जनरली दे आस्क यू थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन इज joint cost allocation by various methods. We have already discussed this. दूसरी चीज मांगते हैं ये लोग अबाउट फर्दर प्रोसेसिंग एनालिसिस. फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और तीसरा मांगते हैं ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी. लेट्स टॉक अबाउट फर्दर प्रोसेसिंग. देखो हमने अभी फर्स्ट पार्ट खत्म कर दिया है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मेथड. आउटपुट मेथड, मार्केट सर्वे मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड. ये मेथड तभी यूज होंगे जब मांगा गया है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मेथड भी इलॉजिकल है. हाउ कैन यू अज्यूम ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में हाउ कैन यू अज्यूम profitability to be same for both the products? Contribution margin method में how can you assume variable cost to be same for both the products? तो मतलब ये है कि मोटा मोटी इतना समझ लो कि आउटपुट मेथड, मार्केट सर्वे मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड और ग्रॉस प्रॉफिट मेथड विल बी फॉलोड ओनली इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज. अगर कुछ भी नहीं बोला तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल मेथड टू बी अप्लाइड. अगर प्रोडक्ट्स को सेलेबिलिटी नहीं है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो यू कैन गो फॉर रिवर्स मेथड. अच्छा, रिवर्स में भी आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी या सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी रिवर्स ही फॉलो करो, लेकिन उसको कहा जाएगा एनआरवी मेथड. आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू ढूंढो, उसका रेशियो पकड़ के अप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा. तो दैट वाज वन सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर. सेकेंड सेगमेंट में ये लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट को आगे प्रोसेस करना चाहिए या नहीं. अब देखो यार, हम लोग तो एक ही चीज़ सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट को आगे प्रोसेस करने के बाद फ़ायदा होता है तो करना चाहिए, नुकसान होता है तो नहीं करना चाहिए. इसके लिए सारे आड़े टेढ़े कैलकुलेशन भूल के एक सिंपल एनालिसिस शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, फॉलो कर देना. आपको दोनों प्रोडक्ट्स की सेल्स वैल्यू लेनी है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. मतलब अगर मैंने प्रोडक्ट को आगे प्रोसेस कर दिया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा. तो बेसिकली इट इज क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय फाइनल सेलिंग प्राइस. क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय फाइनल सेलिंग प्राइस माइनस. अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचता हूं तो इतना मिलेगा, आगे प्रोसेस किया तो कितना मिलेगा. ये दोनों डेटा मिलने के बाद आपको फाइनल सेल्स वैल्यू में से सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट माइनस करनी है. आपको पता चल जाएगा कितना एडिशनल रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो. अगर यहाँ पे पॉजिटिव फिगर आती है तो मतलब फायदा तो है.
लेकिन अगर यहीं पे नेगेटिव फिगर आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एवरी एडिशनल कॉस्ट, एवरी एडिशनल रेवेन्यू इज एन आउटकम ऑफ एडिशनल कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको माइनस करनी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको माइनस करनी है, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको सीधा जॉइंट कॉस्ट मिलेगी इन एन अलोकेटेड फॉर्मेट। आपको सॉरी 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 फर्दर एडिशनल कॉस्ट माइनस करने के बाद यू विल गेट आइदर प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर आपको लॉस होता है, इसका मतलब चलो 20 रुपये मिलता है प्रोसेस करने के बाद, 15 रुपये मिलता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचने के, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ना बेच के प्रोसेस करने का फ़ायदा है 5 रुपये। लेकिन 5 रुपये का फ़ायदा कमाने के लिए मुझे 3 रुपया फर्दर प्रोसेसिंग पे खर्चा करना पड़ता है, मतलब तो भी 2 रुपये का प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना। 3 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करके 5 रुपया कमाना फ़ायदेमंद है, तो आई विल प्रोसेस इट फर्दर। लेकिन अगर मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 8 रुपया है, आगे प्रोसेस करने के बाद 20 रुपया मिलेगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दिया तो 15 मिलेगा, 5 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है 8 रुपया खर्च करके, मतलब मुझे यहाँ पे लॉस दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। इस एनालिसिस के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है, आप आगे बढ़ो, प्रोसेस करो, फर्दर प्रोसेस करो। अगर आपको यहाँ पे लॉस मिलता है तो प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो बात समझ में आई? फाइनल सेल्स वैल्यू में से सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट माइनस कर दो, आपको मिलेगा एडिशनल रेवेन्यू। बट एडिशनल रेवेन्यू कमाने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। प्रॉफिट आया तो आगे प्रोसेस करेंगे, लॉस आया तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देंगे। कॉपी दिस अबाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ये फॉर्मेट कॉपी कर लो, काम आएगा। आगे बात समझ में? लवली। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड और क्वांटिटी सोल्ड दोनों दिया, तो क्या करें? ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे फाइनल सेल्स वैल्यू निकाली, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट यू आर सपोज टू यूज क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड। मैंने यहाँ पे भी सेल्स निकाला था जीपी मेथड में बाय कंसिडरिंग क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड। मेरी एक बात को ध्यान से सुनना आप लोग, आप जब भी जॉइंट कॉस्ट के लिए अलोकेशन ढूंढते हो, whenever you think of going for joint cost allocation, आपको क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड यूज करनी, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट आप जो स्प्लिट करने की बात कर रहे हो, ये जॉइंट कॉस्ट एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। आपने प्रोडक्ट बेचने के लिए 20,000 रुपया खर्चा नहीं किया था, आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए 20,000 रुपया खर्चा। फर्दर प्रोसेसिंग एनालिसिस अगर आपको करना है, फर्दर प्रोसेसिंग एनालिसिस अगर आपको करना है, तो भी आपको क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड ही कंसीडर करनी है। देखो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया भी है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड। क्यों? क्योंकि आप जो फर्दर प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली ना। तो इसका मतलब जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन है तो भी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड लेना है, फर्दर प्रोसेसिंग एनालिसिस है तो भी जॉइंट क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड लेनी है। जॉइंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड लेनी है।
फर्दर प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वहां पे भी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड लेनी है. क्वांटिटी सोल्ड विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अमाउंट, क्योंकि प्रॉफिट इज एन आउटकम ऑफ सेल्स. ये फैक्टर भी लाइफ में हमेशा याद रखना. क्वेश्चन में क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, क्वांटिटी सोल्ड अगर दोनों दे रखा है तो क्वांटिटी सोल्ड विल बी यूज जस्ट टू नो प्रॉफिट अमाउंट. बाकी सारे कैलकुलेशंस, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, एनी मेथड, चाहे सेल्स वैल्यू नाम हो, जॉइंट कॉस्ट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो मुझे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड ही लेनी है. फर्दर प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली, तो वहां पे भी मुझे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड ही लेनी है. ये पार्ट भी कॉपी कर लो. क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड इज नीडेड फॉर बोथ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन एज वेल एज फर्दर प्रोसेसिंग. क्वांटिटी सोल्ड विल बी यूज्ड ओनली इफ आई नीड प्रॉफिट अमाउंट. आई बात समझ में? सो गाइज दैट वाज अबाउट योर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट. और अभी अपने अपने नोट्स में से क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम लोग को एकदम सिंपल लगेगा. देखो, मैंने जो आपको इलस्ट्रेशन दिया था ना हर कैलकुलेशन में, ये लोग इस इलस्ट्रेशन के आजू बाजू में क्वेश्चन फ्रेम कर लेते. मिस्टर एक्स स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय स्पेंडिंग 20,000. ओके, मतलब जॉइंट कॉस्ट इज 20,000. Start business by spending 20,000. He produced 400 kgs of A, 1200 kgs of B. Okay, तो समझ जाने का ये. This is the crux. This is a summary which you need for joint cost allocation questions. तो बच्चों, हमने सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए. मैंने आपको स्टेप्स भी दे दिए जहां पे पॉसिबल था. जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड बेस होना चाहिए. क्वांटिटी सोल्ड सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट निकालने के काम आएगा. और मैंने आपको फर्दर प्रोसेसिंग के एनालिसिस के भी स्टेप दे दिए. फाइनल सेल्स वैल्यू में से सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट माइनस करो, आपको मिलेगा एडिशनल रेवेन्यू. एडिशनल रेवेन्यू में से एडिशनल कॉस्ट एफपीसी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दो. अगर प्रॉफिट आता है तो आगे बढ़ो, अगर प्रॉफिट नहीं आता, लॉस होता है, तो प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचने में समझदारी. तो बस यही था जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में. अभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी. थैंक यू सो मच बच्चा लोग. सी यू सून.